हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करना सीखा था और आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। ठीक, जैसे हम लोगों ने कहा था बेटा कि एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो हमने कहा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का आपने एक मॉलिक्यूल लिया और इस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स के नंबर का सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला था एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला था CH2O। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स हैं, इनके एटम का सिंपल रेशियो बताने वाला फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला था। और आज हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला की। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपल रेशियो नहीं, बल्कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम का एक्चुअल रेशियो बताता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला is that formula which represent actual number। एक्चुअल वहां पे सिंपल रेशियो था, यहाँ पे एक्चुअल नंबर होगा। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बेटा, कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनका एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करने वाला फार्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज की बात करो तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला था H2O, CH2O। और इससे ये पता चलता था कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनके एटम का रेशियो 1:2:1 है। लेकिन ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करो तो ये होता है C6H12O6। और इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल में कार्बन के 6 एटम होंगे, हाइड्रोजन के 12 एटम होंगे और ऑक्सीजन के 6 एटम होंगे। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट के एटम्स हैं, उनका एक्चुअल नंबर क्या है, ये बताने वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने बात किया था कि एम्पिरिकल फार्मूला, एक ही एम्पिरिकल फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है। एक ही एम्पिरिकल फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है। ऐसे भी कंपाउंड थे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था। तो इसी तरह से कुछ एक पॉइंट्स जो हमारे असर्शन रीजन में काम आते हैं, आप देख लें कि जैसे मैं आपसे बोलूं अ सिंगल मॉलिक्यूलर फार्मूला
कैन बी फॉर मोर देन 2 कंपाउंड्स। तो ये बात सही है कि गलत है? एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है कि नहीं? बताओ। हो सकता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती। जैसे मान लो एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, और CH3OCH3, ये डाई मेथिल ईथर है, ये एक अल्कोहल है और ये एक ईथर है। ये लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है। ये मेटल से रिएक्शन कर सकता है, ये मेटल से रिएक्शन नहीं करता है। ढेर सारी और प्रॉपर्टीज हैं इनकी जो डिफरेंट होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। हमें देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो क्या होगा बेटा? C2H6O। इसका क्या होगा? C2H6O। तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। C2H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है। एक अल्कोहल फैमिली का मेंबर है और दूसरा ईथर फैमिली का मेंबर है। एक लिक्विड स्टेट में होता है और एक गैसियस स्टेट में होता है। मतलब ये कि एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला एक से अधिक कंपाउंड का हो सकता है। ठीक है। अब अगली बात यह है कि क्या एक ही कंपाउंड का एक से अधिक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो सकता है? तो नहीं, ये तो नहीं संभव है। एक ही कंपाउंड का एक से अधिक मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं हो सकता है। ठीक है। अब हमको करना है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमको एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन की जरूरत थी और इस परसेंटेज कंपोजिशन से हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया था। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन के साथ साथ एक दूसरी चीज की भी जरूरत पड़ती है और वो होती है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। कहने का मतलब ये है कि एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ आप परसेंटेज कंपोजिशन से डिटरमाइन कर लेते थे, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन के साथ साथ आपको मॉलिक्यूलर मास की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो चलो, अब ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, तो उसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड दिया होगा और दूसरा उसका मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। हाँ, ये जरूर है कि मॉलिक्यूलर मास कभी कभी डायरेक्ट देते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में वो बोल देंगे कि इसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, और कभी कभी डायरेक्ट न देके इनडायरेक्ट देते हैं। और इनडायरेक्ट में भी दो तरीका है।
कि या तो वो डेंसिटी देंगे कंपाउंड का और या तो उसकी वेपर डेंसिटी दे देंगे। तो वेपर डेंसिटी से आप फिर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे या डेंसिटी से उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ठीक है। या फिर कोई और जानकारी आपको दे सकते हैं, कुछ और जानकारी दी गई होगी जिसके हेल्प से आप उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। some other information with the help of which we can calculate मॉलिक्यूलर मास। कोई और जानकारी ऐसी दी गई होगी जिससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला वी नीड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। नाउ अगर ये दोनों चीजें हमको पता चल गई तो हम लोग कैसे पता करेंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे जिससे कि हम किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेप है बेटा? स्टेप्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने के कौन कौन से स्टेप हैं? पहला स्टेप है बेटा जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी कि फर्स्ट डिटरमाइन empirical formula from percentage composition। जो क्वेश्चन में आपके परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है उस परसेंटेज कंपोजिशन से आप क्या करेंगे कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिटर्मिनेशन में एम्पिरिकल फार्मूला के डिटर्मिनेशन के जो स्टेप हैं वो अपने आप सारे आ जाएंगे और यही सारे पहले स्टेप में करेंगे। कि सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बेटा कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया था तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे मास में, परसेंटेज का साइन हटा के। फिर मास को कन्वर्ट करते थे मोल में डिवाइड करके एटॉमिक मास से। फिर मास मोल को कन्वर्ट करते थे मोल रेशियो में, और अगर ये मोल रेशियो फ्रैक्शन में आता था तो इसको कन्वर्ट करते थे होल नंबर रेशियो में। तो फर्स्ट स्टेप में आपको ये सब कुछ करके और इसके बाद हमारे पास आ जाता था एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज के केस में अगर हम ये स्टेप ग्लूकोज में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दिया होगा तो ये स्टेप को फॉलो करते हुए आएंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला आता था CH2O। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से आपको इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेना है, ठीक है। एक बार एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे बेटा? सेकेंड स्टेप में जो एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे हम ग्लूकोज लेके चल रहे हैं
तो ग्लूकोज का या जो कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है, इस फार्मूले से हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला मास with the help of empirical formula determined in first step। फर्स्ट स्टेप में जो आपने एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन किया है, इस एम्पिरिकल फार्मूला के हेल्प से एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास? एम्पिरिकल फार्मूला मास उसी तरह से कैलकुलेट होता है जैसे आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो। मॉलिक्यूलर मास कैसे करते हो? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का समेशन करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आता था। एम्पिरिकल फार्मूला मास भी इसी तरह से निकालेंगे। जैसे CH2O है तो एक कार्बन का 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना हो गया बेटा? 30। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद आपने निकाल लिया इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास, कितना आ गया? 30। चलो, और उसी तरीके से कैलकुलेट करना जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखे थे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि डिवाइड मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्या करना है बेटा? जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया है, उस मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास जो आपने कैलकुलेट किया है उससे डिवाइड कर देना है। और ऐसा करने से क्या होगा? एक कोई नंबर मिलेगा। डिवाइड मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास टू गेट अ नंबर, और इस नंबर को बोलेंगे n। मतलब कि थर्ड स्टेप में आपको एक नंबर n कैलकुलेट करना है और ये n होगा क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। जैसे ग्लूकोज के केस में आपको पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 180, और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकाला? 30। तो इसके लिए n की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इतना करने के बाद n निकालने के बाद आपको क्या करना है? फोर्थ स्टेप में अब आपको करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब कि जो भी ये n की वैल्यू आपने निकाली है मॉलिक्यूलर मास में एम्पिरिकल मास से डिवाइड करके उस n की वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यही आपका आंसर होगा। जैसे ग्लूकोज के केस में n की वैल्यू 6 थी और एम्पिरिकल फार्मूला था CH2O, तो ये हो जाएगा C6
H12O6। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप्स हैं जिनके हेल्प से आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से एक बार सुन लो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट के एटम हैं उनका एक्चुअल नंबर रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा होता है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ रहा है तो उसके स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप है जो कि आप लोगों ने सीखा था एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन करने में। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से पहले उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेना है। बिना एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किए, डिटरमाइन किए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बना सकते। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आप परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। फिर जो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दिया गया है उस मॉलिक्यूलर मास में एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो कोई एक होल नंबर आ जाएगा और इस नंबर को ही हम लोग बोल रहे हैं n। और यही n फाइनली एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये स्टेप। अब देखो जैसे हम लोगों ने कहा था, मान लो अगर कहीं पे बाई चांस n बराबर 1 आता है तो उस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला ये दोनों सेम होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे हम लोगों ने कहा था ना कि कई कंपाउंड थे, CO2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। मीथेन CH4 मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। C2H5OH इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा। तो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम आएंगे उस केस में n की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। चलो अब एक क्वेश्चन सिंपल सा लेके हम लोग देख लेते हैं। एक कोई क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बेटा। सारा कैलकुलेशन हम लोग ग्लूकोज पे करते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 ऊपर हो गया। ग्लूकोज है C6H12O6। पहले तो आप क्या एक काम करो कि ग्लूकोज का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा बेटा? 12 × 6 ऊपर तो नहीं हो रहा। परसेंटेज ऑफ कार्बन ये हो जाएगा 12 × 6 अपॉन 180 × 100। ठीक है, ऐसे ही रख के चलते हैं, आसान हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 × 1 अपॉन 180 × 100।
और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 16 इंटू 6 अपॉन 180 इंटू 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास है। हम इनसे इंपीरिकल फार्मूला निकालते हैं। देखो हमने कहा था इंपीरिकल फार्मूला निकालना है तो जो जो एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज हटा दिया तो मास। तो इसका मास कितना आएगा 12 इंटू 6 अपॉन 180 इंटू 100। यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 अपॉन 180 इंटू 100, और यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 6 180 इंटू 100। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज यहाँ पे था, परसेंट। अब परसेंट में से परसेंट का साइन हटा दोगे तो वो मास में कन्वर्ट हो जाता था, तो हम इस परसेंट का साइन हटा दिए तो अब ये मास हो गया। मास से हम लोग मोल में कन्वर्ट करते थे, जिसका है उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे। 12 हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16 डिवाइड किया तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कुछ नहीं कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 6 इंटू 100 अपॉन 180, 12 अपॉन 180, और यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 100 अपॉन 180। अब ये तो मोल आया, मोल से हमको अब मोल का रेशियो निकालना था। तो मोल रेशियो निकालने के लिए मैंने बोला था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से होगा उससे सब में डिवाइड करेंगे। देख लो ये 6 स्मॉलेस्ट नंबर यही है। ठीक है बेटा, ये 6 है, ये 12 है, ये 6 है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो इससे सब में डिवाइड करोगे तो ये सेम है, ये 1 हो जाएगा, इसका ये डबल है, देखो 100 100 180 180 6 12, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है ना, मैंने आप चाहो तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके आंसर लिख के भी कर सकते हो, बट अभी हमको समझना है तो एक बार आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करके इजी करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब ये होल नंबर आ गया तो इस कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2O। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करने का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, इंपीरिकल फार्मूला मास निकालना था। तो इंपीरिकल फार्मूला मास होता है समेशन ऑफ एटॉमिक मास, और समेशन ऑफ एटॉमिक मास करोगे तो कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 16, तो ये आ जाएगा 30। थर्ड स्टेप में आपको n निकालना था, तो n कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास, तो ये आ गया 6। फिर लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम तुमको कुछ एक कंपाउंड उनका एम्पिरिकल फार्मूला, उनके लिए n की वैल्यू और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले का लिस्ट दे। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा सब्सटेंस या कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला, n की वैल्यू क्या होगी और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे एसिटिलीन, CH, n की वैल्यू होगी 2 और फार्मूला होगा C2H2, आप सबने पढ़ा होगा। बेंजीन, एम्पिरिकल फार्मूला होगा इसका CH,
n की वैल्यू 6, C6H6। कुछ एक ऐसे ही हम बता रहे हैं आपको। एथिलीन CH2 2, तो क्या हो जाएगा C2H4। ऐसे ही आप ढेर सारा लिख सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है CH2, इसके लिए 1 होता है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है CH2। इसको ऐसे लिख सकते हैं HCHO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद एसिटिक एसिड, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होता है। N की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा C2H4O2 और इसको लिखते हैं CH3, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH। अगला बात करो ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O, N की वैल्यू होती है 6, ये हो जाता है C6H12O6। तो ये कुछ कंपाउंड आप देख लो। सब्सटेंस, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। जहां पे n की वैल्यू 1 होगी वहां का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। एक से अधिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिक एसिड है और ग्लूकोज है, इन सब का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहां से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का जो पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ये तो आपने मोल का ABCD सीखा है, मतलब अल्फाबेट सीख लिया। मोल कॉन्सेप्ट का जो अल्फाबेट था ABCD वो आपने सीख लिया। अब इस ABCD का एप्लीकेशन है और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब चीज़ें आएंगी। अब तक जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं शायद ही इनसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाता होगा। अब ऐसा बहुत कम होता है कि डायरेक्ट आपसे किसी का मास देके मोल पूछा जाए। ये एप्लीकेशन, अब इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन होगा और उन एप्लीकेशन के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो, तो अब हम लोग शुरू करते हैं स्टैक्योमेट्री। ये दो शब्दों से बना है बेटा, स्टैक और मेट्री। स्टैक का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो कुछ एलिमेंट का मेजरमेंट मतलब क्वांटिटी, ये नहीं कि उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं नापने जा रहा है, उसकी क्वांटिटी, कितना अमाउंट, या इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट की क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है वही क्या कहलाती है? स्टैक्योमेट्री। स्टैक्योमेट्री का मतलब ही हुआ
कि एलिमेंट का मेजरमेंट, और मेजरमेंट का मतलब कि उसकी क्वांटिटी से है कि कितना है, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये सारी चीज़ें किसी एलिमेंट के लिए बात करना स्टैकियोमेट्री कहलाती है। अब स्टैकियोमेट्री भी दो तरह की होगी, एक होगी मॉलिक्यूलर स्टैकियोमेट्री और दूसरे को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन स्टैकियोमेट्री। मॉलिक्यूलर स्टैकियोमेट्री और दूसरी हो गई रिएक्शन स्टैकियोमेट्री। किसी मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मतलब उसकी क्वांटिटी बताना इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ मोल कहलाता है मॉलिक्यूलर स्टैकियोमेट्री। और किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है रिएक्शन स्टैकियोमेट्री। और दोनों पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्टैकियोमेट्री और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन स्टैकियोमेट्री। मॉलिक्यूलर स्टैकियोमेट्री बहुत छोटी सी चीज है, आप सबको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है और उस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नंबर ऑफ एटम भी अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा AXBYCZ, AXBYCZ, जहाँ पे A B C ये एलिमेंट्स हैं, तो X जो होगा ये कहलाएगा स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट A, Y कहलाएगा स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट B और Z कहलाएगा स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंट C। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, इसमें 6, ये वाला 6 जो है ये स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। कार्बन का 12 जो है वो स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का, और दूसरा ये वाला 6 जो है वो है स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का। अगर हम बात करें सुक्रोज की C12H22O11, तो सुक्रोज में 12 जो है वो कार्बन की स्टैकियोमेट्री है, 22 हाइड्रोजन की स्टैकियोमेट्री है और ऑक्सीजन की स्टैकियोमेट्री है 11। ठीक है बेटा, तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये इस एलिमेंट के स्टैकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो ये नंबर एक्चुअल नंबर है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो हमने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिखा C6H12O6, इसका एक मॉलिक्यूल लिखा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर कितना है बेटा? 6 है, हाइड्रोजन का नंबर 12 है
और ऑक्सीजन का नंबर 6 है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कार्बन के 6 एटम चाहिए, हाइड्रोजन के 12 एटम चाहिए और ऑक्सीजन के 6 एटम चाहिए। क्लियर है? जैसे मान लो हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO4, तो H2SO4 का आपने एक मॉलिक्यूल लिया, तो एक मॉलिक्यूल के बनाने के लिए हाइड्रोजन का आइटम चाहिए, सल्फर का आइटम चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए और कितने कितने चाहिए? हाइड्रोजन के चाहिए 2, सल्फर का चाहिए 1 और ऑक्सीजन का चाहिए 4। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल अब जब भी बनेगा, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन और इनके नंबर का रेशियो 2:1:4 और एक मॉलिक्यूल के लिए, तो ये चीज अब कहलाएगी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। और यही स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्वांटिटी की एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आपने ये देखा, हमने आपसे ये कहा बेटा कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन के 6 चाहिए, मतलब 6 कार्बन के एटम है तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन सकता है। तो 12 होंगे तो 2 बन जाएगा, 60 होंगे तो 10 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड से अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन के हमारे पास 6 × 10⁶ एटम है, तो ग्लूकोज कितना बनेगा? कैसे करोगे आप? ऑक्सीजन का 6, तो इसका बनता है 1, 6 पे बनता है 1, तो 1 पे बनेगा यूनिटरी मेथड 1/6। इतने में कितना बनेगा? 6 × 10⁶ में कितना बनेगा? तो 1 × 6 × 10⁶ डिवाइडेड बाई 6, 6 से 6 कट गया, 10⁶। ये हो गया आंसर। तो अब यहाँ पे आपको एक बार इनका रेशियो पता चल गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमेशा बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा 6 कार्बन एटम से, 12 ऑक्सीजन एटम से, हाइड्रोजन एटम से और 6, तो ये रेशियो आपको पता हो गया। तो यूनिटरी मेथड से अब इनमें से कुछ भी पूछा जाएगा कि इतने हाइड्रोजन है तो कितना कार्बन चाहिए, कर लेंगे। 12 हाइड्रोजन पे 6 कार्बन चाहिए, तो 1 पे निकाल लेंगे, फिर जितने में पूछा जा रहा है उतने में निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक और चीज देख लो जरा, इस चीज को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाएं। कैसे? जैसे मान लो ग्लूकोज की ही बात करें, C6H12O6, इसका आपने लिया एक मॉलिक्यूल, इसके आगे लिखो, हमको रेशियो निकालना है, ग्लूकोज रेशियो कार्बन रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन। तो इसका एक मॉलिक्यूल, तो कार्बन के 6 एटम्स, देखना बेटा, हाइड्रोजन के 12 एटम, ऑक्सीजन के 6 एटम। मतलब ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री होगी वो होगी 1:6:12:6। ठीक है बेटा, अब देखना, अगर हम इन सब में Na या N0 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रेशियो है ना बेटा, तो रेशियो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, प्रोवाइडेड है कि जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे और जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे
सारा वो काम सबके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक से मल्टीप्लाई कर दिया बाकी को छोड़ दिया, तो फिर रेशियो इफेक्ट आ जाएगा, उसके ऊपर चेंज हो जाएगा रेशियो। हम सबके साथ n नॉट या Na अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा Na मॉलिक्यूल, ये हो जाएगा 6Na एटम्स, ये हो जाएगा 12Na एटम्स, ये हो जाएंगे 6Na एटम्स। और Na को तो मोल बोलते हैं बेटा। हमने कहा था ना कि किसी भी सब्सटेंस में अगर Na पार्टिकल्स हैं तो वो उस सब्सटेंस का एक मोल कहलाएगा। Na मॉलिक्यूल है मतलब एक मोल मॉलिक्यूल हो गए, मोल मॉलिक्यूल। 6Na एटम है मतलब 6 मोल एटम हो गए। 12Na एटम है मतलब 12 मोल एटम हो गए, ठीक है। 6 मोल एटम हो गए। ये सब स्टोइकियोमेट्री है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 एटम चाहिए, कार्बन के 12 एटम चाहिए, हाइड्रोजन के 6 एटम चाहिए, ऑक्सीजन के। Na मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6Na एटम कार्बन के, 12Na एटम हाइड्रोजन के, 6Na एटम। या एक मोल बनाना है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो 6 मोल एटम कार्बन के, 12 मोल एटम हाइड्रोजन के और 6 मोल एटम ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये रेशियो हमेशा यही चलेगा। ये मॉलिक्यूल पे चल रहा है, मॉलिक्यूल पे चल रहा है, मोल पे चल रहा है, ठीक है। मास के टर्म में देखो क्या होता है, एक मोल का मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास के बराबर है, एक मोल मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 6 मोल है तो 6 इंटू एटॉमिक मास, इसका 12 इंटू एटॉमिक मास। 12 मोल एटम है तो एक मोल एटम का मास एटॉमिक मास, और ऐसे 12 है तो 12 इंटू एटॉमिक मास, यहाँ पे 6 इंटू एटॉमिक मास। तो इस तरीके से ये अगर आप इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर स्टोइकियोमेट्री पता कर लिए तो इस मॉलिक्यूल के एक डिफिनिट अमाउंट को बनाने के लिए इन एटम की कितनी जरूरत पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एटम, इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, ये कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक मोल मॉलिक्यूल का मतलब 6 कार्बन एटम, ये बराबर है 12। अब बराबर मतलब ये मत समझना कि इसका मास और इसका मास बराबर है या ये 6 से 12 के बराबर है। मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम होंगे, 12 हाइड्रोजन के एटम होंगे या 6 ऑक्सीजन के एटम होंगे। अगर इसके Na मॉलिक्यूल लिया है तो 6Na एटम कार्बन के होंगे, 12Na एटम हाइड्रोजन के होंगे, 6Na एटम ऑक्सीजन के होंगे। एक मोल इसका लिया है तो इसके 6 मोल एटम होंगे, इसके 12 मोल एटम होंगे, इसका एक मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास लिया है तो उसमें इसके 6 एटॉमिक मास के बराबर मास होगा। हाइड्रोजन का 12 एटॉमिक मास के बराबर मास होगा और ऑक्सीजन का 6 इंटू उसके एटॉमिक मास के बराबर मास होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री और वो हम लोग नेक्स्ट टर्म के करेंगे। थैंक यू।